दोस्तों नमस्कार। कक्षा 9वीं समकालीन विश्व का भाग 1। आज हम भारत और समकालीन विश्व का खंड पहला का दूसरा पॉइंट, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सामाजिक विज्ञान जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि यदि आप याद करेंगे तो वो चीज़ जो है आप जो समझ करके सामाजिक विज्ञान याद करने का विषय नहीं होता है। और सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे कि सामाजिक विज्ञान कभी भी याद नहीं करना चाहिए। आपको इसको समझना है, क्योंकि कोई कहानी होती है, स्टोरी होती है, इसलिए हमें सामाजिक विज्ञान जो है एक समझने का विषय होता है। जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था और वो क्या करते थे, और आज हम क्या कर रहे हैं, इसकी ऐसी एक इतिहास ये भी है। अपना पूर्वज का जो कार्य था वो और हम जो कार्य कर रहे हैं पूर्व से लेके अभी तक का, उसी तरह इतिहास होता है। हम या हमारे देश या विश्व के दूसरे देश उनका जीवन काल या जो भी क्रांति हुई वो पहले कैसे हुई, अभी कैसी है, इस विषय पर जो है आपको समझना है। क्रांति का मतलब ये होता है कि किसी विषय के लिए उसमें अपना पक्ष रखना, उसको अपने जीतना और उसके लिए कार्य करना। जो मुद्दा है वह क्रांति होता है। सफलता के लिए हम कोई आंदोलन करते हैं तो आंदोलन का ही संस्कृत जो है वो क्रांति है। क्रांति मतलब आंदोलन होता है। जे किसी हड़ताल हो गया, हम कोई चीज़ का डिमांड करते हैं या जो जनता चाहती है वो क्रांति के अंतर्गत आता है कि हम बदलाव चाहते हैं। पहले ऐसा था, अब ऐसा था, पहले ये कानून था, अब ऐसा होना चाहिए। तो जो जनता की सुविधा होती है, जो जनता के लिए सही होता है, वही क्या कहलाता है, क्रांति। तो इसमें जो है उदारवादी सभी का सम्मान करना, ये क्या था, सामाजिक परिवर्तन का युग। अभी हम जो पढ़ रहे हैं खंड 1 का 2 पॉइंट सामाजिक विज्ञान का ही, कक्षा 9वीं का, सामाजिक परिवर्तन का युग। तो उदारवादी मैंने आपको बताया, इसका सामाजिक परिवर्तन में उदारवादी, इसका मतलब सभी का सम्मान करना। पहले क्या होता था कि वातावरण अलग अलग था, कोई किसी का सम्मान करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं होता था। आज भी देखिए जो बड़े लोग हैं या कुछ जिनके घरों में संस्कार सही नहीं है, उनके बच्चे भी उदारवादी कम होते हैं, क्योंकि वो सम्मान करना नहीं जानते हैं। सम्मान करना सिखाया जाता है। सम्मान एक विषय या सम्मान से संबंधित जब तक शिक्षा नहीं देंगे बच्चा सम्मान नहीं सीखता। ठीक है। रेडिकल और रूढ़िवादिता, यदि रूढ़िवादिता है उसको सुधार कैसे हो, उसमें परिवर्तन कैसे हो। समाज देखिए, समाज में लोगों के लिए जो कार्य अच्छे किए जाते हों और जो कार्य अच्छे होते हों वही परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है, क्योंकि जनता अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए क्रांति करती है। पहले हमारे भारत में, अब यूरोप की ही बात चल रही है लेकिन भारत का आपको बता देता हूँ उदाहरण।
भारत जब गुलाम था तो क्रांति हुई, इसके बाद हमको क्या मिला? आज़ादी मिला। वैसे यूरोप है, यूरोप के विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो यूरोप जो है एक क्या है? महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, और तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे करके 7 महाद्वीप होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में, क्योंकि दूसरे देशों की संस्कृति अच्छी होती है, उसको भी हम अपना लेते हैं। हमारे देश की अच्छी संस्कृति है, अच्छी चीज़ें हैं, उसको दूसरा देश भी अपना लेता है। इसलिए हम दूसरे देश के बारे में भी जानकारी रखते हैं। 1.2 एक पॉइंट के बारे में बता दिए, बाकी आप किताब से पढ़ सकते हो। 1.2 का है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन बदलाव। नए शहर रहे और नए शहर कैसे बसना है। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था। यूरोप में रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, क्योंकि हम अभी भी आप देखो, पहले से और अभी से हम आगे परिवर्तन की ओर बढ़ते जाते हैं। और आज भी जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई चीज़ों को लाते जा रहे हैं। यही सामाजिक विज्ञान से हमको सीखने मिलता है कि समाज में विज्ञान का प्रभाव और विज्ञान समाज के लिए कितना अच्छा है और कितना नुकसानदायक है, और पहले कैसा था और उसमें परिवर्तन क्या होना चाहिए, इस कारण से भी सामाजिक विज्ञान का विषय है। ठीक है, आपको समझना है, इसलिए आपको हम बताते जा रहे हैं। औद्योगिकरण औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। पहले कारखानों में लोग काम नहीं करते थे, घर से नहीं निकलते थे, तो ऐसे बहुत से परिवर्तन हुआ। जब क्रांति हुई तो कारखानों का विस्तार हुआ, लोग काम करने लगे तो उसको समझने लगे, उत्पादन होने लगे। पहले कपड़े भी कम होते थे, अब तो सभी तरह के कपड़े, कोई गरीब भी है तो भी कपड़े बदल बदल के पहनता है, सस्ते हो गए। पहले खादी के ही कपड़े मिलते थे और कपड़े कम बनते थे। तो ये उदाहरण बताया मैं आपको। तो वैसे जब बदलता जाता है समय तो उसके अनुसार जो है परिवर्तन होता जाता है। अब घंटे बढ़ गए बेरोजगारी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, यदि रोजगार नहीं बढ़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसमें लोग जो है अपनी मांग रखेंगे, क्रांति रखेंगे, है ना। अब इसमें आगे चलते हैं। 1.2 में इतना ही है, जब मैं आपको बताया इतना ही समझना है। 1.3 किसका? यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यूरोप में का समाज में किस तरह से स्थिति था और उसमें परिवर्तन क्या हुआ, और रूसी क्रांति, रूस में किस तरह के बदलाव आना चाहा और लेना चाहा। ठीक है, इसमें 1.3 में यूरोप में समाजवाद का आना ही था दूरगामी दृष्टि प्रदान करना था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। कब? 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना था, विचार था। इतना ही है 1.3 में। अब चलते हैं 1.4 में। आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, बाकी एक बार किताब में आप पढ़ सकते हो। 1.4 में समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे।
समाजवादी की जो भी विचार थे, जो बदलाव था, जो भी कार्य होते थे, वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। इसलिए फैलते हैं कि हम ये परिवर्तन लाना चाहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो भी देश के राजा होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो देश में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, ये एक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो यूरोप अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। यूरोप के जो समाजवादी था वो पूरे विश्व स्तर में उसका प्रभाव था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी की थी। ये परीक्षा में आ सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की थी, तो इसको याद रखना है आपको कि डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी की थी। अब इसमें हम जो है आगे पढ़ेंगे, इसके बाद का जो है दूसरे उसमें, या फिर मैं इसी में आपको बता देता हूँ आगे रूसी क्रांति के बारे में, कि रूसी क्रांति अभी हमने नहीं पढ़ा, यूरोप का समाजवादी ही बताया हूँ अभी। अब रूसी क्रांति का बता देता हूँ आपको मैं। 2 पॉइंट में है रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। समाजवादी ने किसमें कब्जा कर लिया? औद्योगिक देशों के रूस में यह समीकरण पलट गया, रूस में। और यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में एक रूस में यह समीकरण उलट गया और 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। समाजवादी कहाँ का पढ़े अभी अपन? यूरोप। तो यूरोप ने रूस के कुछ हिस्से में कब्जा कर लिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी थी और ये अपना बदलाव दूसरे देश में भी चाहते थे। क्यों? हम अपना वर्चस्व चाहते हैं। यदि किसी छात्र से कुछ बनता है तो वो भी चाहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा हो जाए तो ये हो, या कोई देश का नियम या विचार कोई दूसरा देश लेता है तो बहुत उसका नाम सम्मान होता है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 2.1 रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकेंड का शासन था। इसमें दो है साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया अर्मेनिया साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इसको पढ़ लेना। ये जो है ये नक्शा दिया हुआ है, ये सब देश के ये दिए हुए हैं, है ना। इसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उस देश की स्थिति, मजबूती और क्या है उसके पास और क्या नहीं है, वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था देखो, शब्द को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना आप पाठ को समझते हैं। तो शब्दों को बहुत ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता होती है। यदि शब्द आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रश्न कैसा भी आएगा उसका उत्तर दे सकते हो। 2.2 अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था में बताया ना, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था मतलब मेरे पास क्या है, बस्ता है, कापी है, पेन है, कपड़े हैं, ये आपकी अभी प्रेजेंट वर्तमान अर्थव्यवस्था है यदि कक्षा में बच्चा है तो। और समाज में उसका प्रभाव क्या है। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर
आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। तो ये एक स्टोरी दिया हुआ है समाजवाद का कि वो खेती करते थे और कारीगरी करते थे, बढ़ाईगिरी करते। भाई काम तो आदमी करेगा ना, समाज में रहेगा तो काम नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, समाज का विस्तार कैसे होगा। कारीगरों कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, तो निजी संपत्ति कारखाना रहते ही अन्य गवर्नमेंट के भी बहुत से कारखाने रहते थे पहले, और निजी लोग बना लेते थे, राजा महाराजा रहते थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गैर संबंध बनाए हुए थे। मजदूर फैक्ट्री में औरतों की संख्या 31% थी, पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। आजकल तो बराबर कर दिया गया है, गवर्नमेंट से भी महिला पुरुष एक समान कर दिए गए हैं। तो पहले उनकी वेतन कम था। ये एक जानकारी है, देखो वह इसको आपको पढ़ लेना है और कुछ नहीं है इसमें। 2.3 में आ जाते हैं रूस में समाजवाद। अब रूस में समाजवाद में क्या था, 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, कोई कानून नहीं था। मार्क्स के विचारों मानने में समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतंत्र संयुक्त पार्टी का गठन किया गया। फिर ये संगठन बनाए कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। ये क्रांति तो समय परिवर्तन ही क्रांति है। यदि क्रांति नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं होगा। आंदोलन और अपने मत रखना कि ऐसा होना चाहिए, वही क्रांति कहलाता है। 2.4 उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति रूस की एक निरंकुश राजशाही था। यह यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उत्तरवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन मिला। वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। मतलब जनता के भला और बुरा, जनता के यदि परेशान हो रहे हैं समाज में, तो उसको परिवर्तन कैसे लाया जाए, उसमें सुधार कैसे किया जाए, और आज भी वही स्थिति है। तो ये पार्टियां जो होती है, पार्टियों के कारण भी समाज में उसका विस्तार प्रचार होता है और उसके अनुसार ये बदलाव होता है। तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए डॉक्टर, क्योंकि उनको 20% वेतन कम हो गया। वेतन कम होगा तो गुस्साएंगे ही। आगे चलते हैं और इसमें 75 दिन के भीतर पुनर्दृष्टि मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी। मतदान भी पहले भी होती थी, आज भी मतदान होते हैं। यदि कोई सरकार फेल हो जाएगी तो फिर मतदान होगा, क्योंकि जब वेतन ही कम हो जाएगा तो सरकार फेल होगी ही। तो कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है। 2.5 पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है ना। समझ में आपको आ गया होगा कि पहला विश्व युद्ध किसे कहते हैं। मतलब कि पूरे देशों में, पूरे विश्व में बदलाव, यही विश्व युद्ध है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा से मौजूद कुछ पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। इसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। तो जब तक जन समर्थन नहीं होगा, जब तक कोई भी मांग
ये जो है वो पास नहीं होगी और नहीं होती है। आज भी 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। तो उस समय जब क्रांति होती थी तो युद्ध होता था, तो मारकाट बहुत होती थी। आज भी हो रहे हैं कई जगह बॉर्डरों में। देखिए, दूसरे देश की यदि सैनिक आतंकवादी अपने देश में घुस रहे हैं तो जो देश के रक्षक हैं, सैनिक हैं, वो उनको मार देते हैं। आतंकवादी आते हैं, उनको भी मार देते हैं। जो किसी देश को क्षति पहुंचाते हैं किसी भी रूप में हो तो उनको मार दिया जाता है। अब अलौकिक बनाते सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। इस हालात में बहुत स्थितियां खराब भी हो जाती हैं। यही तो इसमें देखो चित्र दिया हुआ है, कितने लोग ये हुए थे। ये तो ये चित्र में अब इसमें लिखा है, पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही। अब शाही रूसी सेना, रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी शस्त्र सेना थी। इस सेना के अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया और उसने सत्ता भी ढह गई। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योगों, इसको पढ़ लेंगे, क्रियाकलाप 1916 आ गए अपन। मेरे को लगता है एक आध पन्ने और होगा इसमें। तीसरा पेत्रोपाद में फरवरी क्रांति। इसका अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से समझ में इतना आ गया होगा। अब अगले इसको एक बार पढ़ लेंगे आगे का। तो मैं यहाँ जो है इसके तीसरा पॉइंट जो है पेत्रोपाद में फरवरी क्रांति, इसको आपको बताऊंगा। इसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर वीडियो देखेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।